स्वागत है आपका एक बार फिर से रायसीना फायरसाइड चैट में। और ये है रायसीना स्पेशल इंडियाज़ वर्ल्ड। मेरे साथ हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी, मैं हूं नगमा। रायसीना 2022 की शुरुआत हुई और इसमें अब तक जो बातचीत या जो संवाद हुए हैं उसमें क्या अहम बातें रही हैं, क्या दिशा दिखाई देती है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम यहाँ पर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। और मैं शुरुआत ये करना चाहती हूँ कि जब कल इसकी शुरुआत हुई तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो सामने आई। ख़ास करके हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, उर्सुला वॉन डर लेyen ने काफ़ी अहम बातें की हैं और रूल बेस्ड ऑर्डर की एक बार फिर बात आई है। तो अभी तक, हालांकि हम अभी दूसरे दिन के बीच में ही हैं, इसका खात्मा नहीं हुआ है, क्या महत्वपूर्ण बात यहाँ से निकल कर आई कल का जो सबसे पहला संवाद था? सबसे पहले संवाद में एक तरीके से पूरे रायसीना डायलॉग के जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी रूपरेखा ही खींच डाली गई उर्सुला वॉन डर लेyen द्वारा। उन्होंने सबसे पहले एक जो कॉमन डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर है और ये बताने की कोशिश की कि जितने भी प्रजातंत्र हैं दुनिया के उनको साथ होना चाहिए, और साथ क्यों होना चाहिए, यूक्रेन युद्ध को लेकर के साथ होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध एक ऐसी घटना है जिसने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। इसके और ज़्यादा परिणाम होने वाले हैं। पर यूक्रेन युद्ध के अलावा जो उन्होंने मुख्य बातें कहीं, उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि यूरोप जो है इस युद्ध के बाद यूरोप का रुख इंडो पैसिफिक की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखिए, इसमें भी आगे बहुत चर्चाएं हुई हैं आज के दिन में, ज़्यादा बढ़ेगा कि कम बढ़ेगा, लेकिन उनका कहना था कि ज़्यादा बढ़ेगा। और उन्होंने अपना जो एक प्रिय चिर परिचित उनका एक थीम है, ग्लोबल गेटवे टू द वर्ल्ड, ग्लोबल गेटवे के रूप में जो यूरोप विकास करेगा पूरे क्षेत्र में, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, देशों को साथ लेकर के चीन की तरह BRI तरह की संरचनाएं खड़ी नहीं करेगा जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन एक ओपन सिस्टम के अंतर्गत जिसमें सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, एक खुले प्रोजेक्ट्स के तहत ये काम किया जाएगा। तो उन्होंने एक तो इसकी बात की। दूसरी जो बड़ी बात की, BRI तो एक चीज़ है, ग्लोबल गेटवे एक चीज़ है, लेकिन ग्लोबल गेटवे के अंदर जो मुख्य चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जो एक रुझान है, कनेक्टिविटी की तरफ, और कनेक्टिविटी बोथ एक डिजिटल कनेक्टिविटी, एक एक्चुअल कनेक्टिविटी, उसके बारे में प्रोजेक्ट्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद जो उन्होंने तीसरी सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि भारत के साथ जो एक समझौता अभी हुआ है, जिसको कह रहे हैं कि ये ट्रेड और टेक्नोलॉजी अलायंस, एक काउंसिल की स्थापना की गई है ट्रेड और टेक्नोलॉजी को लेकर के, EU और भारत के बीच समझौते की उन्होंने बताया कि अब आज ही समझौता हुआ है ट्रेड और टेक्नोलॉजी को लेकर के, और इसके तहत यूरोप भारत के साथ की टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र करने को तैयार है। वो की टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई तरीके की जो आज जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में भारत और यूरोप का आपस में आदान प्रदान, शेयरिंग और जॉइंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स उन्होंने बात की। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से पहलू रहा है उनकी विज़िट का, कि EU और भारत अब और नज़दीक आने वाले हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाने वाले हैं, भले ही हमारे डिफरेंसेस रहे हों यूक्रेन को लेकर के, लेकिन जो एक नई संरचना बढ़ रही है उसमें शायद यूरोप अब ज़्यादा अहम तरीके से एशिया के साथ एंगेज होकर के, अफ्रीका के साथ एंगेज होकर के, और एशिया में भारत के साथ एंगेज होकर के काम करने को तैयार है। तो उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की इसमें बात की, हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जॉइंट विकास करेंगे। भारत की सराहना की कि कितना काम भारत ने ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के अभी तक किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में काम कर रहे हैं, और कई तरीके से जो पहले भारत में हुई हैं उनकी उन्होंने सराहना की। रायसीना डायलॉग जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया आप जानती है, जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण संवाद होते हैं और मकसद यही है कि संवाद हो। और इस बार जो अब तक संवाद हुए हैं उनमें से जो एक तरह से फोकस रहा है वो यूक्रेन पर बहुत बढ़ चढ़ के फोकस रहा है। अफ़गानिस्तान की बात जो है वो सामने आई है, क्योंकि दुनिया में इन दिनों पिछला डायलॉग हुआ था जो ऑनलाइन था, और अभी उसमें बहुत कुछ बदलाव भी आया है। तो अब तक, और हम जानते हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ पर उन्होंने अपनी जब उनका टाउन हॉल हुआ उसमें कई महत्वपूर्ण बातें की हैं, पर अब तक जो
एक दिशा समझ में आ रही है भारत को लेकर दुनिया की। यूरोपियन यूनियन की आपने बात की कि वो ये कहते हैं कि एक विचार होना चाहिए यूक्रेन पे, और उसका जवाब भी दिया गया। तो यूक्रेन का मसला है, अफगानिस्तान का मसला है, इस पर क्या दुनिया की सोच सामने आ रही है? देखिए, एक भिन्नता है सोच में जी। इस पूरे मुद्दे पर, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को लेकर के, वो स्पष्ट यहाँ पर झलक आई। और जो सबसे बड़ी बात है कि मेरे विचार में भारत ने बहुत दो टूक शब्दों में यहाँ अपना पहलू रखा। भारत जो जो ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि भारत ढुलमुल नीति अपना रहा है, भारत जो है बीच में रहना चाहता है, फिन सिटिंग कर रहा है, जो एक तरीका का ये कहने की कोशिश की जा रही थी कई यूरोपियन शक्तियों द्वारा, उसका दो टूक जवाब यहाँ पर दिया गया कि भारत की ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रश्न नहीं है। भारत की जो स्थिति है, भारत जो आज कर रहा है, वो एक सोची समझी नीति है, कूटनीति है, और उसके कारण बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाए गए। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात ज़रूर करते हैं, पर क्या रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर तभी उसकी दुहाई दी जाती है जब यूरोप में कोई घटना होती है? कहा जाता है कि बाय फोर्स बाउंड्रीज चेंज की गई, रूस प्रवेश कर गया, लेकिन वो आज नहीं हुआ है। जयशंकर जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये काम तो पिछले 10 साल से एशिया में हो रहा था, तब क्या यूरोप सो रहा था? तो आज क्यों याद आ रहा है? और अभी भी एशिया में जो खतरा है, जो ये बाउंड्रीज चेंज करने का, ऑल्टर करने का, यूनिलैटरली जो करने की प्रक्रिया जारी है, तो उसके बारे में आज क्यों ख्याल आ रहा है, अब तक ख्याल क्यों नहीं आया? तो यही जवाब उनसे यह भी पूछा गया कि यूक्रेन का जो ये पूरा जवाब जो प्रश्न है, उसको लेकर के कहीं चीन ऐसा तो नहीं इससे प्रेरणा लेकर के और कुछ करने की कोशिश करे? तो उनका ये तो कर ही रहा था, अभी तक तो आप कुछ नहीं किया गया है। और इस तरीके से अगर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अफगान की तरफ ध्यान खींचा गया। अफगान के बारे में एक पैनल भी हुआ, एक्चुअली कल रात को पैनल भी हुआ, जिसमें फिर से यही मुद्दे उठाए गए कि अफगानिस्तान को जिस तरीके से टेररिज्म के हवाले छोड़ करके वहाँ आए थे रूल्स बेस्ड डेमोक्रेसी स्थापित करने, लोगों की आवाज़ आगे बढ़ाने, महिलाओं को और लोगों के ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित करने के लिए वहाँ प्रवेश किया गया था, और सब कुछ छोड़ छाड़ के जैसे अफगानिस्तान के लोगों का कोई वजूद ही नहीं है, चुपचाप पतली गली से बाहर चले गए। तो ये कैसा रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है जिसकी बार बार आप दुहाई देते हैं? तो अफगानिस्तान, यूक्रेन ऐसा नहीं कि एक दूसरे से अलग है, सिमिलर चीज़ें हैं। जिस प्रकार की घटनाएं साउथ चाइना सी में हुई हैं या गलवान घाटी में हुई हैं, इंडिया के बॉर्डर पर हुई हैं, वो सब महत्व रखती हैं। और जब चीन के प्रश्न आता है तो यूरोप जब चीन के बारे में यूरोप से बात की गई थी कि चीन यहाँ पर ऐसा कर रहा है, तो जवाब दो टूक चीन से यूरोप से मिला था उस वक्त कि आपको जो है ट्रेड बढ़ाना चाहिए। कम से कम आज हम आपसे ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप रूस से ट्रेड बढ़ाइए, सब कुछ समझौता हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड से समझौते नहीं होते। आप सैंक्शन लगा रहे हो, और सैंक्शन लगाने के जो असर हो रहे हैं आपने अफगानिस्तान में भी देख लिए, कुछ हाथ नहीं लगा, छोड़ करके जाना पड़ा। और आज जनता सबसे बड़ा जो सफ़र कर रही है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? इन्हीं सैंक्शंस की वजह से हो रही है, क्योंकि आप इस पर कुछ करने का तैयार नहीं। तो ये मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पहलू पर बहुत चर्चाएं हुई हैं इन चीज़ों को लेकर के, और भारत ने मेरे विचार में अपना रवैया है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अत्यंत स्पष्ट किया है। और दूसरे भी अब मेरे ख्याल से अगर सोच रहे हैं तो उनकी समझ में आ जाना चाहिए कि भारत यहाँ पर कहाँ स्टैंड करता है। भारत रूस को सपोर्ट नहीं करता। रूस ऐसा नहीं कि भारत कह रहा है रूस ने बहुत अच्छा काम किया है, रूस जी हाँ बिल्कुल समर्थन नहीं करता, और रूस के एक्शंस का कहीं से भी समर्थन नहीं होता। लेकिन अगर रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात होती है तो हाँ, इसके बारे में पुनर्विचार करना बहुत ज़रूरी है। और जो संरचना है, अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएँ हैं, उसके बारे में भी पैनल्स में डिस्कशन हुए हैं। जो यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है, सिक्योरिटी काउंसिल का सिस्टम है, जो इस तरह की घटनाएं रोक पाने में आज बिल्कुल एक तरीके से असमर्थ हैं, उनकी संरचनाओं के बारे में विचार करना ज़रूरी है कि किस प्रकार से उनको सशक्त किया जाए। कौन ऐसे राष्ट्र अब इन संरचनाओं का हिस्सा होना चाहिए? भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है आज स्पष्ट रूप में, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे कई और देश हैं, और जो देश बैठे हुए हैं वो कितना आज महत्व रखते हैं
सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके बारे में भी विचार है। तो सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना क्या हो, कैसे नए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन की संरचना हो, चाहे WHO हो, चाहे हेल्थ के बारे में जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन बने हैं, किस तरफ जाना है, विचार करें और एक नई संरचना का निर्माण हो। ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातें कही और बहुत साफ तरीके से और दो टूक बातें कही हैं, तो सही पटल पे और सही जवाब सही समय पर उन्होंने दिया है। और जैसा आपने बताया कि जब रूल बेस्ड ऑर्डर की बात होती है तो उन्होंने ये कहा कि रूल बेस्ड ऑर्डर जो है सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है। वो कहा गया था रूल बेस्ड ऑर्डर जब एशिया में ये खतरा था, तब हमें क्या कहा जा रहा था। तो एक तरह से यूरोप को हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि आईना दिखाने का जो काम है वो किया है और बहुत ही स्पष्ट तरीके से किया है। और साथ साथ ये भी उन्होंने बताया है बहुत स्पष्ट से और बहुत प्यार से, हाँ। कोई नोक झोंक नहीं, बहुत प्यार से जो सही स्थिति है वो दर्शाने की कोशिश की गई है। जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, उसके बाहर की भी वास्तविकता है। अमेरिका रूस के आक्रमण को समर्थन नहीं करते, पर उसके बाद अफगानिस्तान में जो हुआ वहां पर अंतर्राष्ट्रीय और जो आज भी हो रहा है, अफगानिस्तान का मुद्दा देखिए आज भी सॉल्व नहीं हुआ है, वहाँ वही समस्या बरकरार है। तो जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो ह्यूमन राइट्स का सवाल है, महिलाओं के अधिकारों का सवाल है, जिस प्रकार से उनका हनन हो रहा है, वो तो आज भी वहाँ जिंदा है। तो वो जो हम इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर में उसके प्रति आज क्यों सोए पड़े हैं। तो एक तरह से उन्होंने ये बात साफ कही कि अफगानिस्तान में दुनिया ने अफगानिस्तान के लोगों को एक तरह निराश किया है, मायूस किया है। तो जिस उम्मीद जो उनको बंधी हुई थी वो खत्म हो गई है। तो ये जो है कुछ मुख्य मुद्दे रहे हैं। जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने बहुत साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में भारत का रुख साफ किया है। तो हम ये माने अब कि भारत के ढुलमुल रवैये की चर्चा जो है वो अब नहीं होगी, भारत का रवैया। जी हाँ, बिल्कुल, भारत का रवैया साफ है और भारत फेंस पर नहीं बैठा है। भारत के बहुत स्पष्ट विचार है इस बारे में। और भारत के अंदर जो ये विपक्ष और तमाम तरह से सवाल उठ रहे थे कि भारत का क्या रुख है और भारत मॉरली सही नहीं है, उस पर भी शायद विराम लगेगा। काफी सही साफ तरीके से इस बात को कह दिया गया। और कल का जो दिन होगा उसमें भी कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। तो उसके बारे में कुछ खास मेहमान या उन लोगों के बारे में जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि कौन लोग हैं जिनकी बातचीत को वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े जहाँ पे। देखिए, वो तो कल जब चर्चा होगी तब मालूम चलेगा। बहुत बहुत भारी एजेंडा है, अभी भी चल रहा है। आज भी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चाएं चल रही हैं, रात देर तक चलेंगी। और कल हम इनके बारे में भी और जो कल होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज भी अभी क्लाइमेट को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के चर्चाएं हुई हैं और कल भी ये मुद्दे जारी रहेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग है और ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया पर बहुत भारी संकट मंडराए हुए हैं। एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरी दुनिया को अपना पकड़े हुए है। तो सैंक्शंस को लेकर के जो चिंता है, जो बढ़ती कीमतों को लेकर के चिंताएं हैं पूरी दुनिया में, उस सब के बारे में बहुत स्पष्ट यहाँ पे डिस्कशंस चल रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से ये गति पकड़ते हैं। बिल्कुल, तो ये जो डायलॉग है, जो संवाद है, ये बहुत ज़रूरी है और यही इसका मकसद है, क्योंकि दुनिया में इस समय बहुत सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन, युद्ध, ये तमाम चीज़ और महामारी, ये सब चीज़ें एक साथ दुनिया झेल रही है। कल हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, रायसीना डायलॉग के इस प्लेटफॉर्म से चर्चा करेंगे इंडियाज़ वर्ल्ड में। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।